गुड इवनिंग आपने मैम। आपने रिवीजन के लिए बोला था, लेकिन किसी ने मुझे बताया नहीं क्या करना है। तो मैम आप जो हमें चैप्टर सिखाए गए थे उनके जो प्रश्न उत्तर है वो बता दीजिए। तो जो बुक्स में प्रश्न उत्तर है वो, यस मैम। अच्छा वो आपको दोबारा पढ़ने, ठीक है। तो आप सबके पास बुक्स हैं? यस मैम। ठीक है, मुझे 2 मिनट दो, मैं वो वाली फाइल खोल लेती हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए, एक मिनट, आपको अपना सिलेबस पता है एग्जाम का? नो मैम नो अभी। मैम। अच्छा, आपका, जहां तक मुझे पता है आपका सिलेबस यूनिट 1 और यूनिट 2 है। ये आपका सेकंड, ये सेक्शन 1 के ये जो 6 चैप्टर्स हैं ये आपका सिलेबस है, और सेक्शन 2 में ये जो 6 पोएम्स हैं ये आपका सिलेबस है। ठीक है, तो यस मैंने मैम। क्या किया था, ये पहले 3 चैप्टर्स से और इन पोएम से कुछ मैंने क्वेश्चंस तैयार किए थे, वो आप रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम एक एक करके पहले चैप्टर्स के नोट्स रिवाइज कर लेते हैं। 1 मिनट दो। तो हमारा पहला चैप्टर जो है वो है बीइंग नेबरली, है ना? ओके, चलो इन दो से शुरू करते हैं हम। ऑलराइट, तो जो पहला हमारा चैप्टर है बीइंग नेबरली, उसकी एक बार समरी पढ़ लेते हैं। ये जो मार्च, उसमें एक लड़की है जो बहुत ही शरारती है और बहुत मस्त मौलस किस्म की है, और वो देखती है कि उसके पड़ोस में एक लड़का है लॉरी, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, उसके यहाँ कोई आता जाता नहीं है, और वो चुपचाप अपने घर में रहता है, किसी से इंटरेक्ट नहीं करता। तो उससे फिर कैसे जो मार्च उससे दोस्ती करती है और उसके घर जाती है, उससे बात करती है, तो ये उसकी कहानी है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। We see Jo March's bold and mischievous, playful, naughty spirit shine as she tries to be friends with her lonely neighbor Laurie. लॉरी बहुत अकेला है, उसके कोई दोस्त नहीं है। जो मार्च देखती है कि वो अकेला है तो उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। The story begins on a cold, snowy afternoon when Jo comes tramping into the wall wearing an old sack and hood, carrying a broom and shovel. Meg advises her to stay warm, but Jo, unable to sit still all day like a pussycat, decides to seek adventure. तो जो घर में बोर हो रही होती है और बाहर बर्फ पड़ रही होती है, तो उससे सारे दिन आराम से घर में नहीं बैठा जाता। वो कहती है कि मैं बाहर जाकर जो बर्फ बाहर गिर गई है उसको हटा देती हूँ। और जब वो वहां पे कर रही होती है तो वो बिल्कुल अपने कोने पे पहुंचती है, हेज पे। हेज होता है जब बाउंड्री बना लेते हैं पेड़ों से, उसको कहते हैं हेज। जैसे ये
हेज है। तो जब वो अपनी हेज पे पहुंचती है, दो घरों के बीच में बाउंड्री वॉल के बजाय उन्होंने ऐसे लगा रखा होगा, तो जब वो वहां तक पहुंचती है तो वो देखती है कि पड़ोसियों का घर उनके घर और मार्च सरनेम है वहां पे, तो जो के घर से और जो ग्रैंड लॉरेंस हाउस है उन दोनों के बीच में जो हेज होता है वहां तक वो पहुंचती है, सफाई करती करती, बर्फ हटाती हटाती। तो जब देखती है तो शी सीज रिच कर्टन्स एंड एवरी साइन ऑफ कंफर्ट। देखती है बड़ा सा आलीशान घर है, उसमें आराम के सारे सामान हैं, सारे जो भी ऐशो आराम की जो चीजें हैं वो सब लॉरेंस हाउस में है। और मार्च होम जो का घर है वो बहुत ही सिंपल सादा, और उसमें सिर्फ मोटी मोटी काम की चीजें हैं, उसमें ऐशो आराम की कोई चीज नहीं है। लेकिन जो को लगता है इतना कुछ होने के बाद भी वो घर बहुत ही निर्जीव सा लगता है, कि ना वहां पे कोई बच्चियों की हंसने खेलने की आवाज आती है, ना आ, किसी मदरली फिगर की, मतलब कोई होता है ना बड़ी बूढ़ी आंटियां बड़े प्यार से बच्चों से बात करती हैं और एक वार्मथ आती है, तो मतलब ऐसे कोई चेहरा उस घर में नहीं दिखता। ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा सा महल है, सारे ऐशो आराम की चीजें हैं, लेकिन उसमें हंसने बोलने के लिए जो चुलबुलापन है, जो जिंदगी की खुशी है, बच्चे खेल रहे हैं, बड़े लोग घूम रहे हैं, एक बच्चों को लाड प्यार कर रहे हैं, उस तरह की कुछ भी वहां से उस तरह की कुछ भी हलचल नहीं होती। तो उसको लगता है क्या फायदा इतने बड़े घर का अगर वहां पे ये सब ही नहीं है। तो वो क्या करती है, वो अपने दिमाग में इमेजिन करती है कि यहाँ पे अंदर कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होंगी, कुछ ना कुछ जादू ही होगा, और कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत मजेदार होता होगा, और मैं वहां पे जाऊंगी तो मुझे बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग सा पता चलेगा। तो वो अपने दिमाग में एक ख्याली पुलाव बना लेती है। तो ये उसने अपने आप को बोला कि वहां पे कुछ ना कुछ सीक्रेट वंडर्स होते होंगे, और उसका बड़ा मन था, खिड़की पे जो बच्चा बार बार आता था लॉरी, उससे मिलने का उसको बहुत मन था कि उससे मैं मिलके उसके घर के बारे में पूछूं। स्पॉटिंग लॉरीज विस्टफुल सैड फेस, लंबा चेहरा लेके वो खिड़की पे खड़ा था, तो जो ने क्या किया, अच्छे पड़ोसी की तरह उसकी तरफ बर्फ फेंकी, उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। जैसे ही लॉरी ने खिड़की खोली, वो जो की तरफ उसने स्माइल किया, और फिर उन्होंने बात करनी शुरू की। तो जो को ये समझ में आया कि वो बहुत शर्मीला है और अकेला है, उसके साथ कोई और लड़के नहीं है जिनके साथ वो खेल सके, घर में कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि वो अपने दादाजी से बहुत डरता है। जो कहती मैं आ जाती हूँ, लॉरी कहते ठीक है आ जाओ, and she agrees and she goes to visit him. Marching back, broom in hand, Joe sought permission and returned carrying bag and baggage, including Beth's invalid dolls and Meg's blank Marge almond pudding. Laurie, though initially bashful, warmed up quickly. तो उसके पास जो भी छोटे मोटे खिलौने थे, टूटे फूटे, वो सब लेकर और वो पुडिंग लेकर वहां पे उसके घर चली जाती है। जो tidied his cozy room, तो वहां जाती है तो उसका कमरा फैला होता है लॉरी का, तो जाके पहले उसका कमरा ठीक करती है, और फिर उसके साथ अपने खिलौनों के साथ बैठकर खेलने लगती है, और दोनों खूब मस्ती करते हैं, एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं, साथ में खेलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। फिर लॉरी उसको कहता है चलो मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ, और जो का बहुत दिनों से मन था कि वो लॉरी का घर देखे, तो पूरे घर में घूमती है, वहां पे उनकी लाइब्रेरी देखती है जो किताबों से भरी हुई है, उनकी चेयर्स देखती है, और
तरह तरह की अभिन्न चीजें जो उनके घर में रखी होती है वो बहुत एंजॉय करके वो देखती है। फिर वो कहती है लॉरी को कि तुम तो दुनिया के सबसे खुश लड़के हो, तुम्हारे पास तो कितना कुछ है जिंदगी में। लेकिन तभी बेल बजती है और जो को समझ में आता है कि लॉरी के दादाजी आ गए हैं, और वो दोनों घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन जो हिम्मत से काम लेती है, कोशिश करती है कि उसका डर उसके दादाजी को ना दिखे। Mr. Lawrence entered, his voice initially gruff, but Joe noticed his kind eyes. तो जो को लगा कि उनकी आवाज बहुत भारी और डरावनी है, ऐसा लगता है वो डांट देंगे, लेकिन उनकी आंखें बहुत ही नरम किस्म के स्वभाव दर्शाती थी। और जब उसने थोड़ी देर बात की मिस्टर लॉरेंस से, तो उसने देखा कि उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। उन्होंने उसको अपनी आम दी कि चलो चाय पीते हैं, और वो भी जो की ऑनेस्टी से, बहुत ही ईमानदार और खुश मिजाज लड़की है, वो बड़ी खुश हुए उससे मिलके और उसको चाय भी पिलाई। और जो खुशी खुशी वहां से गई और बड़ी खुश थी कि मैं लॉरी से मिली, मैंने वो घर अंदर से देखा, और दोनों के बीच एक दोस्ती शुरू हुई जो पड़ोसियों के बीच में होनी चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि जो कैसे एडवेंचरस थी, और उसने जो एक हिम्मत का काम लिया, उससे लॉरी को भी खुशी मिली और अच्छे पड़ोसी होने का उसने फर्ज अदा किया। तो जो भी खुश थी कि वो लॉरी से मिलके आई, उसका घर देखा, उसके साथ खेली, उसके दादाजी से मिली, और लॉरी भी खुश था कि उसको एक नया दोस्त मिल गया। ये तो हो गई हमारी पहली कहानी। ये रिसोर्स आपके साथ शेयर किया हुआ है बेटा। इसमें आप देखेंगे तो सारे वर्ड मीनिंग्स हैं, जो भी नए शब्द थे इस कहानी में। ये हमने जो समरी अभी पढ़ी है, ये आप देख लीजिएगा इन अर्थों का, क्योंकि आपको अपने आंसर्स में ये शब्द इस्तेमाल करने होंगे। ठीक है, ये एमसीक्यूज हैं, ये आप कर सकते हैं। ये मेंशन्ड है कहानी में। ये फ्रेंच वर्ड है सैक। आप देखेंगे अगर पिक्चर्स में तो आपको पता चल जाएगा कि सैक क्या होता है। सैक होता है एक छोटी जैकेट। ठीक है, तो ये आप एमसीक्यू कर सकते हैं अपना टेस्ट करने के लिए। सैक होता है एक शॉर्ट बेबी जैकेट। नेबरली का क्या मतलब हुआ? एक अच्छा पड़ोसी होना। नेबरली, फ्रेंडली लाइक अ नेबर, एक पड़ोसी की तरह एक दूसरे के काम आना। बी टोकनिंग क्या होता है? बी टोकनिंग मतलब सामने वाले को कुछ दर्शाना, कुछ दिखाना, संकेत देना। टोकन, इशारा, इसका मतलब शोइंग। व्हाट डज विस्टफुली मीन? विस्टफुली मतलब बहुत ही तमन्ना से, मन से, लंबा। लॉरी बहुत ही एक लंबा सा मुंह बना के खिड़की पे खड़ा था, उदास था, उसका मन था काश मेरे साथ कोई खेले, काश मेरा कोई दोस्त होता, कोई भाई होता। तो वो होता है विस्टफुल, सैडली एंड विथ लॉन्गिंग। कंजर्वेटरी, एक शीशे का मकान होता है जिसमें पेड़ पौधों को उगाया जाता है, संभाला जाता है, लगाया जाता है। इनवैलिड डॉल्स मतलब वो गुड़िया जो टूट चुके हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी का कुछ हिस्सा टूटा हुआ है, किसी का कुछ, जो टूटे फूटे खिलौने। इनवैलिड डॉल्स, डॉल्स विद
broken parts. Sallied. What does sallied mean? Sallied माने उछलते कूदते जाना. Sallied मतलब कूदते फांदते जाना. That is sallied. Went out to do something. जो से शांति से नहीं बैठा जा रहा था. She sallied out to clean the snow. Listless. Listless मतलब बेजान. ये बार होता है ना, कुछ करने की हिम्मत नहीं होती बिल्कुल. आप थके होते हैं, शरीर टूट रहा होता है और मन भी थका होता है कि कुछ करने का मन नहीं है, उसको कहते हैं लिस्टलेस. टायर्ड एंड नो एनर्जी. फ्लरिश्ड. व्हाट डज फ्लरिश्ड मीन? फ्लरिश्ड माने फ्लरिश्ड बेसिकली होता है फलना फूलना. तो क्लीन्ड भी हो सकता है. वैसे फ्लरिश्ड का मतलब होता है फलना फूलना. एज डल एज अ टूम मतलब इतना सुनसान, जैसे कोई जिंदा इंसान है ही नहीं. जैसे कोई चर्च यार्ड हो, जैसे कोई शमशान हो, जैसे जहां न बंदा न बंदे की जात, कोई भी इंसान ना हो. एज डल एज टूम्स. टूम्स वो होते हैं जहाँ पे डेड बॉडीज को गाड़ा जाता है. वहां पे मुश्किल से कोई एक आध इंसान दिखता है, जिंदा इंसान, नहीं तो वहां बिल्कुल सन्नाटा होता है. तो वेरी बोरिंग. बैशफुल. बैशफुल मतलब शर्मीला. शाइनेस. तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको रिवीजन के लिए दिए हुए हैं बेटा. ये सारे शब्द वो हैं जो हमारी कहानी में है. इसके मैंने आपको रिसोर्स के साथ ही रिवीजन के लिए ये बना के दिए. अगर आप इनको करेंगे तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा बेटा. ठीक है. और एंड ओके में मैम. आपको आंसर्स भी दिए हुए हैं. ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं. इन्हीं शब्दों से आप, जब आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो आपको इन शब्दों का अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपके लिए इन्हें आंसर्स में लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा. ये रिसोर्स आपके पास है, इसके आंसर्स आपके पास हैं. देखो इसमें आंसर्स दिए हुए हैं. आप इसको और अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. अब ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो बुक में है, तो उसके लिए भी मैंने आपको क्या किया है, जैसे नरेट एन इंसिडेंट व्हेन अ फ्रेंड मेड यू हैप्पी एंड एक्सेप्टेड. तो ये एक पैराग्राफ राइटिंग थी 100 वर्ड्स की, जिसमें आपको लिखना था एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जब आपके दोस्त ने आपको, आप उदास थे, आप खुश नहीं थे, और उसने आपसे बात करके आपका मूड अच्छा किया. तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ शब्दावली दे रखी है. फ्रेंड, हैप्पी, एक्सेप्टेड, काइंड, हेल्प, सपोर्टेड, स्माइल्ड, थैंक, शेयर्ड. और यहाँ पे सेंटेंस स्टार्टर्स भी दिए हुए हैं. अगर आप इन सेंटेंसेस को पूरा करेंगे तो आपका पैराग्राफ तैयार हो जाएगा, लेकिन आपको ये लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ठीक है. I still remember when my friend came to visit me one day when I was sad. That day I felt very sad because I had failed in my math exam. My friend made me feel better by telling me all the things that I was good at. It happened when I did not study for my math test and could not solve the questions. जब आप ऐसे करके ये सेंटेंसेस पूरे करेंगे, आपका पैराग्राफ तैयार हो जाएगा. उससे आसान तरीका कोई है ही नहीं लिखने के लिए.
आपको आधे सेंटेंसेस दे दिए हैं, जो सेंटेंसेस का शुरू का हिस्सा दे दिया है, आपको शब्द दे दिए हैं जो आपको इस्तेमाल करने हैं, और उससे आपका ये 100 वर्ड्स का एक बहुत अच्छा सा पैराग्राफ तैयार हो जाएगा। ये आपके असली अनुभव भी हो सकता है, ये आपका इमेजिनरी भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है। ठीक है। और ये ऐसा ही एक और राइटिंग है, ये राइटिंग जरूर प्रैक्टिस करिएगा बेटा, इससे आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने में एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। Why are we reluctant to make friends with some strangers and comfortable with others? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों से दोस्ती करना बहुत आसान होता है और कुछ लोगों से दोस्ती करना बहुत ही मुश्किल होता है? क्योंकि कुछ लोग खुश, अच्छे, हंसने बोलने वाले मिजाज के होते हैं, जैसे जो है वो मस्त मौला थी, अपना खुश रहती थी और बहुत जल्दी दूसरे को कंफर्टेबल कर लेती थी, तो उसके साथ बात करना बहुत आसान था। तो उसने लॉरी जैसे इंसान को भी, जो बहुत कम बोलता था, जिसके कोई बहुत ज्यादा दोस्त नहीं थे, उससे भी उसने बहुत आराम से दोस्ती कर ली। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि कभी हम शर्मीले होते हैं सामने वाला, लेकिन अगर हमें कंफर्टेबल कर देता है तो फिर हम बात करने लगते हैं और हमारी दोस्ती हो जाती है। कई बार हम होते हैं जो सामने वाले को कंफर्टेबल करते हैं, सामने वाला शर्मीला हो सकता है, लेकिन हम उसको अपने साथ बात करने में कंफर्टेबल कर लें तो उनके लिए बात करना आसान हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए भी सेंटेंस स्टार्टर्स आपको यहाँ दिए हुए हैं, वोकैबुलरी बैंक दी हुई है, ये भी आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है। एक ये थर्ड एग्जाम्पल भी ऐसा ही है कि दोस्तों और पड़ोसियों में क्या फर्क है, और क्या आपके पड़ोसी आपके दोस्त हैं, क्या आपके उनके साथ दोस्ती वाले संबंध हैं, या आप उनसे बातचीत नहीं करते, या उसमें कोई मन मुटाव है पड़ोसियों के साथ। तो ये उसके बारे में है कि फ्रेंड्स कौन होते हैं और दोस्त कौन होते हैं और पड़ोसी कौन होते हैं, और अगर पड़ोसियों में हमारी दोस्ती हो जाए तो हमारे घर पे खुश रहना बहुत आसान हो जाता है। आप अपने पड़ोसी के घर जाओ, अपने दोस्त के घर जाओ, साथ में खेलो कूदो खाओ पियो, तो दोनों का मन लगा रहता है, अच्छे से पढ़ सकते हो और एक दूसरे के काम भी आ सकते हैं सुख दुख में, है ना। तो ये 3 पैराग्राफ्स के लिए आपको क्वेश्चंस के साथ आपको वोकैबुलरी बैंक दिया हुआ है, आपको सेंटेंस स्टार्टर्स दिए हुए हैं, इनको इस्तेमाल करके आप अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं। ओके, ये चौथा है और ये 5वां। चौथा ऐसा ही है जैसे हमने 3 डिस्कस किए हैं कि जब टीवी इंटरनेट सोशल मीडिया नहीं होता था तो लोग अपने आप को कैसे खुश रखते थे। लोग टीम गेम्स खेलते थे, ग्रुप्स में गेम्स खेलते थे, साथ बैठ के बतियाते थे, नाचते थे, गाते थे, कहानियां सुनाते थे। इस तरह से लोग अपना टाइम पास करते थे। इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि बिना टीवी और इंटरनेट के लोग कैसे एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। और फाइनल क्वेश्चन ये है कि ये कहानी आपको आगे बढ़ानी है। जब कहानी वहां खत्म होती है, जब जो अपने घर चली जाती है खुशी खुशी, और वो बड़ी खुश होती है इस बात से कि मिस्टर लॉरेंस का स्वभाव भी बहुत अच्छा था और लॉरी से मिलके भी उसको अच्छा लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके लिए भी कुछ सेंटेंस स्टार्टर्स यहाँ दिए हुए हैं, आप इनको कहानी को आगे ले जा सकते हैं, वही 10 से 15 लाइन के बीच में आप कहानी को आगे ले जाकर, कि जो दोबारा वहां पे आती है, फिर वो साथ बैठ के पढ़ते हैं, फिर लॉरी जो को कुछ बताता है, फिर जो उसकी मदद करती है, और दादाजी बहुत खुश होते हैं कि दोनों ने मिलकर किसी समस्या का समाधान निकाल लिया, और फिर वो साथ बैठकर चाय पीते हैं और जो और लॉरी की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। तो इस तरह से आप उस कहानी को आगे ले जा सकते हैं। उसके लिए भी आपके पास ये रिवीजन मटेरियल
है। ठीक है बेटा, ये बहुत ही अच्छा यस मैम। resource है, बहुत, इसमें सब कुछ है, आपको इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। अगर आपके पास बुक है और ये है और आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आपको रिवीजन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मैंने क्या किया, इन तीनों चैप्टर्स से कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस निकाले हैं। जो मार्च सिस्टर्स का नाम जो कहानी में है उनका क्या नाम है, जो ने क्या पहना हुआ था जब वो एडवेंचर पे गई, मैग ने उसको अंदर रहने के लिए क्यों बोला, और मार्च के घर जो घर था और मिस्टर लॉरेंस का घर था, उन दोनों घरों में क्या फर्क था, और जब भी जो लॉरेंस हाउस की तरफ देखती थी तो उसको क्या दिखता था। Why did Joe feel that Laurie was suffering for society and fun? तो जो को क्यों लगता था कि वो क्यों अपने घर में खुश नहीं है। What was Joe's plan to get Laurie's attention? उसने क्या किया कि लॉरी उसकी तरफ देखने लगे, उसने स्नो उसकी तरफ फेंकी। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आप रिविजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीनों चैप्टर्स से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, और फिर ये एमसीक्यूज हैं। इसमें 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से एक करेक्ट है। जैसे जो मार्च सिस्टर्स हैं उनके नाम क्या थे, मैक, जो, बेथ एंड एमी। तो ए आंसर सही है। जो के हाथ में क्या था जब वो बाहर गई बर्फ हटाने, उसके हाथ में एक ब्रूम और शवल था। दोनों घरों के बीच में क्या था, फेंस था, रिवर था, हेज था, हेज था। हेज मैंने आपको इमेज दिखाई थी ना हेज की। तो इस तरह से आप ये एमसीक्यूज भी करेंगे तो आपको रिवीजन, इन तीनों चैप्टर्स का रिवीजन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं तीनों के, ये एमसीक्यूज हैं। ये दूसरे चैप्टर के एमसीक्यूज हैं। जो दूसरा चैप्टर है वी रीच द टॉप, वो टेंजिंग नॉर्वे और उनके पार्टनर की एडमंड हिलरी की हमने कहानी पढ़ी थी ना, दोनों एवरेस्ट पे कैसे गए थे साथ में, ये उसके बारे में एमसीक्यूज हैं। आप उसकी समरी पढ़ने के बाद ये रिसोर्स भी आपके पास है, पूरे चैप्टर की समरी 3 पैराग्राफ्स में यहाँ पे दी हुई है, और इसे पढ़ने के बाद हर मुश्किल शब्द का जो मीनिंग है वो भी इंग्लिश में एक सिंपल शब्द में दिया हुआ है। तो ये समरी पढ़ने के बाद आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और आप फिर ये एमसीक्यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समिट, समिट का मतलब क्या होता है, बेस कैंप होता है, टॉप ऑफ अ माउंटेन होता है, रोप होता है, या ग्लेशियर होता है। समिट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ माउंटेन। तो ये आप एमसीक्यूज कर सकते हैं, इससे आपके वर्ड मीनिंग्स रिवाइज हो जाएंगे। जो इस चैप्टर के हैं ये आंसर्स हैं, आप ये चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स यहाँ से। ठीक है बेटा, तो ये आपका सेकेंड चैप्टर का रिवीजन हो गया। आपका जो थर्ड चैप्टर है उसमें भी यही है, कॉल ऑफ द सॉइल। उसमें ये समरी है, कैसे कृष्ण आयर जी ने एक बहुत पुराने तरह का चावल था जिसका बीज मिलना बहुत मुश्किल था, कैसे उन्होंने वो बीज ढूंढा और उसकी खेती शुरू की, उसके बारे में ये चैप्टर है। इसमें जो भी नए शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, और उनसे एक छोटा सा वाक्य भी दिया हुआ है ताकि आप देख सको ये शब्द इस्तेमाल कैसे होता है सेंटेंस में। ठीक है, और ये एमसीक्यूज हैं इन्हीं वर्ड मीनिंग्स को समझने के लिए। व्हाट डू फार्मर्स ग्रो ऑन अ फार्म, दे ग्रो प्लांट्स, है ना। व्हाट इज मूंग, मूंग इज अ
स्मॉल ग्रीन बीन, मूंग दाल होती है ना ग्रीन कलर की। तो ऐसे आप ये एक एक वर्ड का आप मीनिंग देख सकते हैं, इससे आपका वर्ड मीनिंग भी रिवाइज होगा और स्टोरी भी रिवाइज होगी। ये बहुत आसान तरीका है पढ़ने का एमसीक्यूज से। चैप्टर पढ़ने के बाद, समरी पढ़ने के बाद आप ये एमसीक्यूज कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से सिर्फ एक सही होता है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड वेंकट वांट? वेंकट कैसी जिंदगी चाहते थे? उनको शोर शराबा नहीं, मस्ती वाली नहीं, शहर की दौड़ती भागती जिंदगी नहीं, उनको चाहिए था सिंपल और पीसफुल लाइफ। उनको शांति चाहिए थी अपनी जिंदगी में। ऐसे करके आप ये सारे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके एमसीक्यू के भी आंसर्स हैं, आप करने के बाद अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो बुक में जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये उनके आंसर्स हैं। Why is planting too many crops in one year not always good? एक साल में बहुत सारी फसल लगाना क्यों सही नहीं है? कहते हैं अगर हम बार बार फसल लगाते हैं तो जो सॉइल होती है वो, उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वो आगे पेड़ों को अच्छे से अ, खाना नहीं दे पाती, उनको ग्रोथ नहीं दे पाती। लेकिन अगर हम रोटेशन से उगाते हैं तो उनको संभलने में, उनको बाउंस बैक करने में, उनको वापस अपनी एनर्जी वापस लाने में आसानी रहती है। और अगर पानी डलता रहे और खाद डलती रहे और बीज अच्छा हो तो सॉइल भी खुश रहती है और पेड़ पौधे भी अच्छे होते हैं, फसल अच्छी होती है। ये जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें उनके बहुत ही सिंपल आसान शब्दों में कहानियों के पीछे वाले क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। ऑर्गेनिक फार्म इम्पोर्टेंट है या नहीं है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है। ये माना जाता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से बहुत ज्यादा फसल नहीं होती, हालांकि ये बात सच नहीं है। ठीक है, तो इसके आप पॉजिटिव और नेगेटिव दे सकते हैं, हालांकि इसका कोई नेगेटिव है नहीं। तो ये हमारा हो गया तीसरा चैप्टर, कॉल ऑफ द सॉइल। हम अब एक बारी अपने रिसोर्स को देख लेते हैं, बुक को देख लेते हैं एक बारी। जो हमारी बुक है उसमें ये 6 चैप्टर्स हैं, ये तीनों का हम रिवाइज कर चुके हैं। और ये पोम्स हम रिवाइज कर लेते हैं, छोटी छोटी पोम्स हैं ये। तो जब भी आप किसी कविता पे कोई क्वेश्चन आंसर करते हैं, आपको 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो आपको कविता का सारांश पता होना चाहिए कि उस कविता में क्या है, कवि क्या कहना चाह रहा है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए वो कविता किसने लिखी है। और तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि उसमें लिंग्विस्टिक डिवाइसेस कौन से हैं, उसमें राइमिंग स्कीम क्या है, उस कविता में क्या सुंदर तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, समझाया गया है, बताया गया है। इन कविताओं में क्या खास है जिस वजह से ये हमें पढ़ाई जा रही है, इनमें क्या खास बात है, ये अभी हम रिवाइज करेंगे। लेकिन आपको याद हो तो हम ब्लॉग राइटिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज भी कर चुके हैं। जो एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज वाला चैप्टर है उसमें मैंने आपको सिखाया था पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, और इसमें चैप्टर 1 के रिसोर्स में भी मैंने आपको यही सिखाया है कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। वो जो पैराग्राफ लिखते हैं उसी तरीके से आपको अपने आंसर्स लिखने हैं पेपर में। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपको समरी पता है, आपको शब्दावली पता है,
और आपको पैराग्राफ लिखना आता है तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही आसान है। ठीक है, ओके। एक बार जो मैंने रिवीजन वाला वो बनाया है इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये एमसीक्यूज, हर चैप्टर से 20 एमसीक्यूज हैं और उसके लिए आपको समरी दोबारा पढ़नी होगी। पोम का एक बारी देख लेते हैं। पोम में से भी मैंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं। जो कवि है वो क्यों उगाना चाहता था चेरी, और जो प्रकृति है उसने कैसे सपोर्ट किया कि वो चेरी ट्री वहां पर उग जाए, और उस पेड़ को उगने में क्या क्या दिक्कतें आई, और जब वो चेरी ट्री उग गया और उस पे चेरीज लगने लगी तो कवि किन किन भावनाएं उसके दिमाग में आई, उसके दिल में आई, उसने महसूस की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कविता का सेंट्रल आइडिया आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल आइडिया मतलब कवि क्या कहना चाह रहा है, ये कविता उसने क्या लिखी है, क्या भाव है, क्या फीलिंग है, क्या आइडिया है जिस वजह से वो कविता उस कवि ने लिखी है। तो हमें कवि का नाम पता होना चाहिए, हमें उसकी भावना और रीजनिंग पता होनी चाहिए कि उसने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कविता में क्या क्या हुआ। इसके लिए आप अगर ये एमसीक्यूज करेंगे इसमें से भी आपको ये करने में मदद मिलेगी। जो दूसरी पोएम है द सोअर, विक्टर ह्यूगो ने लिखी है, और उसकी क्या टोन है, उन्होंने क्यों लिखी है, क्या सोच के लिखी है, उसका मेन भाव क्या है, क्या सिखाना चाह रहा है कवि हमें ये वाली कविता लिखकर। इसी को लेकर आप एमसीक्यूज कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस इसमें लिखे हुए हैं। और तीसरी पोम है देयर इज अनदर स्काई, उसमें कौन सी इमेजरी है, क्या मैसेज है इस कविता में, और इटर्नल गार्डन कैसे डिस्क्राइब करते हैं इस कविता में, और ये कविता किस से बात कर रही है। तो ये एमिली ने अपने भाई के लिए लिखी थी, उसको एक मुश्किल समय में सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये कविता लिखी थी। और यहाँ पे कितने आसमां और भी हैं, तो क्या मतलब है उनको कहने का कि आसमां और भी है, वो क्यों उसको ये बात कह रही है। इसका मतलब जो वो करना चाहता था उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन जो एमिली डिकिंसन है वो नहीं चाहती कि उनका भाई हार माने और कमजोर महसूस करे, इसलिए वो उसकी हिम्मत बंधा रही थी। ठीक है, ये जो चौथी पोम है हमारी वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ये उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उस ब्रिज के बारे में कवि ने क्या कहा है, क्या उन्होंने कैसे उसको डिस्क्राइब किया है कि कैसी दिखती है ब्रिज, और शहर और गांव की जिंदगी में, शहर और नेचर में, प्रकृति में रहने में लाइफ कितनी डिफरेंट होती है, शहर में कैसी जिंदगी होती है, और जब आप प्रकृति के नजदीक रहते हैं तो आपकी कैसी जिंदगी होती है, वो भी इस कविता में कंट्रास्ट किया गया है। और कवि के हिसाब से शांति और सुंदरता क्या होता है, क्या सुंदर माना है कवि ने, क्या शांति भरा माना है कवि ने, कवि के लिए शांति के क्या मायने हैं, ब्यूटी के क्या मायने हैं, वो सब इस कविता में जो एक ब्रिज के बारे में लिखी गई है ये सब निकल कर आता है। इसी से रिलेटेड ये एमसीक्यूज हैं। दिन के कौन से समय इस कविता में डिस्क्राइब किया गया है, इसका मेन थीम क्या है, सिटी के लिए क्या सिमिली इस्तेमाल की गई है। तो पूरी कविता पे जब आप ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज करेंगे और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे आपको बहुत आसान हो जाएगा
आपको कविता समझ में आ जाएगी और आप इस पे कोई भी सवाल का जवाब एग्जाम में दे सकते हैं। नोज वर्सेस आईज एक और कविता है, इसके भी 5 क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं। और छठी पोम है द प्लानर्स, ये हमने लास्ट में पढ़ी थी, जिसमें प्लानर्स एक पूरी शहर की प्लानिंग करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, आर्किटेक्ट्स जो होते हैं। तो उसमें कविता में क्या वार्निंग है, क्या मैसेज है, कवि को क्या महसूस होता है चेंज के बारे में, उनके क्या विचार हैं, और वो प्लानर को किस नजर से देखते हैं, क्या उनको कुछ खास मानते हैं या नहीं मानते हैं। और ये एंड में आपके एमसीक्यू के आंसर्स हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके आंसर्स भी मैं इस डॉक्यूमेंट में आपके साथ शेयर करूंगी। आप पहले अपने आंसर लिखिए अपने हिसाब से, और फिर आप मेरे इस डॉक्यूमेंट से अपने आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सेंटेंस अलग हो सकते हैं, आपका बोलने का समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो आपके आंसर में भाव है वो मेरे वाले आंसर से मिलता जुलता होना चाहिए। क्योंकि सही आंसर एक ही होगा, उसको बोलने का, समझाने का, दर्शाने का तरीका अलग हो सकता है, भाषा का चुनाव अलग हो सकता है, शब्दावली अलग हो सकती है, लेकिन जो एक्चुअल आंसर है, जो जवाब है, वो एक ही होगा। तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अपने आंसर्स चेक कर लीजिएगा। तो मैंने कोशिश किया आज की क्लास में हम ये जो हमारा सेक्शन 2 है, इसका मैंने पूरा रिवीजन बना दिया है, और जो सेक्शन 1 है उसके फर्स्ट 3 चैप्टर्स का मैंने रिवीजन डॉक्यूमेंट आपके लिए बना दिया है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ इन तीनों चैप्टर्स का भी ऐसे ही बना के इसमें डाल के आपके साथ आज रात तक मैं शेयर कर दूंगी। लेकिन ये याद रखिएगा बेटा, जो हमने एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज के लिए किया था और इसके जो रिसोर्सेज शेयर किए थे, वो आपको अपना पैराग्राफ स्ट्रक्चर करने में बहुत मदद करेगा। आपको आंसर कैसे लिखना है वो आपको एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज वाले नोट्स से मदद मिलेगी। ठीक है बेटा, आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हो आज। यस मैम। ठीक यस है, मैम। हाँ, ये रिसोर्सेज आपके बहुत Yes, काम ma'am. के हैं बेटा, इन सबको अच्छे से इस्तेमाल करो, इनको रिवाइज करो, फिर अपने आंसर चेक करो, फिर दोबारा चैप्टर पढ़ो, समरी पढ़ो, नए शब्दावली सीखो, और फिर ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको लिख कर प्रैक्टिस करो, और मुझे पक्का विश्वास है आप सब बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है बेटा, मैं रात तक ये पूरा करके आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे आप रिविजन अपनी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मैम ऑल राइट बेटे, बाय। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम बेटे, बाय।